हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर डिस्कवरिंग तट। डिस्कवरिंग तट की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो तट मम्मी थी इजिप्ट के अंदर, वहां का वो अंतिम शासक था इजिप्ट में। तो वहां पे उस मम्मी की खोज की गई, किस प्रकार से कार्टर ने उसके साथ छेड़खानी कर दी थी और फिर उसको खोजा गया था। लगभग जो कार्टर की जो डिस्कवरी थी उसके लगभग 40 साल के बाद में तो उसकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया और उस सीटी स्कैन के द्वारा पता चला था कि उसकी कुछ जो ब्रेस्ट बोन थी या और सामने की जो रिब्स थी वो गायब थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो देखो, हम प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कैसे जो डायग्नोस्टिक है या फिर मतलब जो बीमारियों से संबंधित जो जांच है वो कैसे की जा रही है। तो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कि अब जो वर्तमान टाइम में जो डायग्नोस्टिक जो इमेजिंग है, इमेजिंग मतलब जो चित्र खींचने, एक तरीके से फोटोग्राफी की जानी। तो डायग्नोस्टिक मतलब जो बीमारियों से संबंधित उसके निदान किया जाना, तो रोग निदान या बीमारियों का निदान संबंधी जो इमेजिंग है फोटोग्राफी है। तो बताई जा रही है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है मतलब रोग से निदान संबंधी जो फोटोग्राफी है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा की जा सकती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होती है? जिसमें शरीर के अंदर से कोई जैसे एक्सरे वगैरह निकालते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड कोई प्रक्रिया होती है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा या फिर सीटी मतलब सीटी स्कैन के बारे में आया है कि सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो एक्सरे वगैरह होते हैं उनके द्वारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो आजकल की जा सकती है। by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। तो देखो भाई भी जिसके द्वारा ये जो सिटी है या फिर जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है इसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे मतलब सैकड़ों जो एक्सरे हैं इन क्रॉस सेक्शन मतलब एकदम जैसे तिरछे जो अनुप्रस्थ रूप से जो तस्वीरें ली जाती है, तिरछी जो तस्वीरें ली जाती है, मतलब हर एक पार्ट की तस्वीर है वो ली जाती है। तो इसमें बताया है कि सैकड़ों जो एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन के अंदर अनुप्रस्थ जो स्थिति होती है उसके अंदर जो सैकड़ों एक्सरे की जो तस्वीरें होती है वो पुट टुगेदर एक साथ रखी जाती है लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड के टुकड़ों के समान, ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं उनके समान, टू क्रिएट ए 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। कि जिस प्रकार से ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं उन ब्रेड के टुकड़ों को 3-dimensional वर्चुअल बॉडी यानी त्रिआयामी जो एक शरीर का जो रूप है वो तैयार करके त्रिआयामी शरीर बना दिया जाता है। जैसे कोई ब्रेड होती है उसको काट करके उसको जोड़ के एक त्रिआयामी जो 3-dimensional होता है, त्रिआयामी 3 आकार वाले 3 कॉर्नर वाले, एक तरीके से त्रिआयामी जो वर्चुअल बॉडी है मतलब त्रिआयामी जो शरीर है। तो जिस प्रकार से ब्रेड के टुकड़ों से एक त्रिआयामी जो शरीर बना लिया जाता है वैसे ही सैकड़ों जो एक्सरे होते हैं, जो सैकड़ों एक्सरे किए जाते हैं उनके द्वारा क्रॉस सेक्शन में जो इमेजिंग है वो ली जाती है, वो एक साथ रखी जाती है। तो यहाँ पे जो एक्सरे की जो क्रॉस इमेजिंग जो हो रही है उसको स्लाइसेस ऑफ ब्रेड से यहाँ बताया गया है अर्थ। What more would a CT scan reveal outer than the X-ray? कि what more would a CT scan reveal कि कितनी अधिक चीज है वो सीटी स्कैन रिवील कर सकता था तट के बारे में देन द एक्सरे की एक्सरे के बजाय जो सीटी स्कैन किया गया था। ऊपर आया था ना कि सीटी स्कैन किया गया, तो एक्सरे के बजाय सीटी स्कैन है वो कितनी अधिक बातें तट के बारे में बता सकता था। हमारे सामने रिवील करना मतलब प्रकट कर देना, तो तट के बारे में कितना अधिक बता सकता था। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो देखो इसमें बताया है कि कितनी क्या सीक्रेट है वो आगे रिवील कर सकता है। और क्वेश्चन देखो क्या बताया है कि एंड कुड इट आंसर कि क्या ये आंसर दे सकता है, ये जो सीटी स्कैन की जो प्रक्रिया है क्या वो आंसर दे सकती है 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि उन 2 बिगेस्ट क्वेश्चन का जो 2 सबसे बड़े जो प्रश्न हैं स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो उसके बारे में अभी भी लिंगरिंग मतलब लटके पड़े हैं, अटके हुए पड़े हैं, क्या उन 2 बड़े प्रश्नों का आंसर ये दे सकती है। 2 क्वेश्चन कौन से हैं? हाउ डिड ही डाई कि वो कैसे मरा, एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ कि उसकी मृत्यु के समय उसकी एज क्या थी। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कैसे मरा, क्या इसका आंसर वो सीटी स्कैन है वो दे सकती है। किंग टट्स डिमाइज वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स
कि किंग टट्स डिमाइज, कि किंग टट राजा टट की जो मृत्यु थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड में तो शाही मापदंडों से भी, रॉयल स्टैंडर्ड में शाही जो मापदंड होते हैं उस दृष्टिकोण से भी, उस शाही मापदंडों के अकॉर्डिंग भी जो राजा टट की मृत्यु हुई थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty, कि he was the last of his family's line, कि वो अपनी फैमिली लाइन में, मतलब अपने जो वंश था उसका, उस वंश में वो आखिरी था, लास्ट था। एंड हिज फ्यूनरल, और उसका जो फ्यूनरल था, मतलब उसको जो दफनाया गया था, वो द डेथ रेटल, रेटल मतलब खड़खड़ाना, डेथ यानी मृत्यु होती है, और वे डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब एक राजवंश। तो इसमें बताया कि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, कि वो अपनी फैमिली लाइन में वो लास्ट था, अपने वंश में वो आखिरी था, और उसका जो फ्यूनरल था, उसका जो दफनाया जाना था, वो एक राजवंश में एक मृत्यु का शोर था, राजवंश की मौत का शोर था, मतलब क्योंकि वो लास्ट था, तो एक राजवंश है वो ही उस तट के साथ में वहां समाप्त हो रहा था, तो एक राजवंश की मृत्यु के शोर के रूप में उसको दफनाया गया था। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But the particular of his passing away, लेकिन उसके पासिंग अवे का मतलब उसकी मृत्यु के बारे में जो विवरण है, जो उसके बारे में जो बातें हैं, पासिंग अवे एक डेथ हो जाना होता है, फ्रेजिल वर्ब है, तो उसकी मृत्यु का विवरण, एंड इट्स आफ्टरमैथ, और उसके आफ्टरमैथ मतलब उसके बाद की स्थिति है वो अनक्लियर है, वो अस्पष्ट है, और उसकी ही खोज करने के लिए, उसके बारे में पता लगाने के लिए सीटी स्कैन वगैरह की जो प्रक्रिया है और जो मम्मी की जो खोज की जा रही है वो उसी वजह से की जा रही है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। कि Amenhotep III है वो, उसके बारे में बताया कि या तो वो टट के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, टट का पिता या फिर दादा था Amenhotep III। वो जो पावरफुल फेरो, वो एक पावरफुल, एक शक्तिशाली फेरो था, हु रूल, जिसने शासन किया फॉर ऑलमोस्ट लगभग 4 डिकेड्स, मतलब 4 दशाब्दियों तक, मीन्स 40 सालों तक, एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज। एट द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई पे, ऊंचाई कौन सी, उस 18वें राजवंश का जो गोल्डन एज था, तो 18वें राजवंश के उस स्वर्ण काल की ऊंचाइयों पे 40 वर्षों तक, लगभग 40 वर्षों तक इसने शासन किया था अमेनहोटेप III ने, जो कि टट का फादर या फिर ग्रैंडफादर था और शक्तिशाली एक फेरो था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of Egypt। तो देखो his son, उसका पुत्र अमेनहोटेप IV, उसका पुत्र का नाम भी अमेनहोटेप IV था। सक्सीडेड हिम, उसने उसको सक्सीडेड मतलब उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड, और शुरुआत करी, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, एक सबसे अजीब पीरियड की, एक सबसे अजीब समय की, काल की उसने शुरुआत करी इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट की, इजिप्ट के हिस्ट्री में, मतलब जो एंशियंट इजिप्ट लिखा हुआ है, एंशियंट मतलब प्राचीन जो इजिप्ट था, प्राचीन मिस्र के इतिहास में इसने सबसे अजीब काल की शुरुआत है वो करी, किसने, अमेनहोटेप IV ने। और जो सक्सीडेड किसका बना था, अमेनहोटेप III का। तो ये अजीब अजीब से नाम है, आपको याद करने हैं, अमेनहोटेप। इसके बाद द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू अखेंटन और सर्वेंट ऑफ द अटेन। तो देखो ये अजीब अजीब से नाम है, अमेनहोटेप, अटेन, अखेंटन, तो वहां मिस्र में इस टाइप के नाम ही रखे जाते होंगे, इसीलिए यहाँ पे अपने को ऐसे नाम पढ़ने पड़ रहे हैं। तो देखो इसमें बताया गया था कि प्राचीन काल में जो अमेनहोटेप जो IV था, उसने एक बहुत ही अजीब से पीरियड की, अजीब से समय की उसने शुरुआत करी थी। एंड द न्यू फेरो, और अब जो न्यू फेरो था, एक जो नया जो फेरो था, प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन, उसने अटेन कौन है, जो सन डिस्क बताया है, सूर्य की एक तस्तरी, सन डिस्क, तो सूर्य की तस्तरी उसका नाम आया है अटेन। तो उस अटेन की वर्शिप करने वाला वो जो नया फेरो है वो था, उसने प्रमोट किया कि सन डिस्क जो अटेन है उसकी वर्शिप की जाए, इसको प्रोत्साहन दिया, उसको प्रमोट किया। चेंज हिज नेम टू अखेंटन, और अपना नाम है वो अखेंटन उसने चेंज कर लिया, अखेंटन के रूप में बदल लिया। और सर्वेंट ऑफ द अटेन, और अखेंटन का मतलब क्या होता है, उस अटेन का सर्वेंट, अटेन का दास, मतलब सन डिस्क का दास, सर्वेंट, तो उसने अपना जो नाम है वो अखेंटन रख लिया।
and moved the religious capital from the old city of the Thebes of the new city to Akhenaten. तो इसमें बताया है कि उसने जो अपनी रिलीजियस कैपिटल थी उसको मूव मतलब उसको वहां से शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स, कि थीब्स की ओल्ड सिटी शिफ्ट जो थीब्स का जो प्राचीन शहर था उसकी धार्मिक जो राजधानी थी, जो रिलीजियस कैपिटल, उसको जो नया शहर यहाँ पे बताया है अखेटेटन, उस अखेंटन होगा या अखेटेटन नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली स्पेलिंग आएगी। तो उस अखेटेटन ऊपर वाले तो ये तो नाम है और अखेटेटन ये सिटी है। हाँ, अखेटेटन है वो एक व्यक्ति का नाम है, जिस उस फेरो ने अपना नाम चेंज कर लिया था ना, तो उसने अपना नाम तो रखा अखेटेटन, और ये जो सिटी नेम है वो है अखेटेटन। तो हाँ भाई, दोनों की स्पेलिंग में आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये व्यक्ति का नाम है और ये सिटी का नाम है। तो उसने अपनी जो धार्मिक जो कैपिटल थी, राजधानी थी पुराने शहर थीब्स की, तो थीब्स के पुराने शहर की धार्मिक राजधानी को उसने अखेटेटन शहर में शिफ्ट कर लिया, वहां पे वो उसने मूव कर लिया। नोज नाउ एज अमारना, तो नोन मतलब वो जानी जाती है, नाउ अब एज अमारना, अमारना के नाम से जिसको अब नोन मतलब जाना जाता है। ये जो सिटी है ना, न्यू सिटी अखेटेटन, इसको अब अमारना के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम में उसने क्या कर लिया था, वो भगवान जो सन डिस्क है, जो सूर्य भगवान की जो तस्त्री है, सूर्य की जो तस्त्री है, उसको वो विशेष रूप से उसका वो वर्शिपर था। तो उसने अपनी जो सारी चीज थी उसने उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो सिटी नेम है, अपना खुद का नाम है, उसने सारा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। और अब क्या है, जो अखेटेटन है उसको अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शोक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। कि ही फर्दर शोक्ड, उसने आगे मतलब शोक कर दिया, एकदम से हमें अचंभित कर दिया, सदमा पहुंचाया। द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, कि उसने जो देश पे और अधिक जो शोक लगाया था आगे, ही फर्दर शोक द कंट्री, कि उसने कंट्री को आगे शोक दिया, धक्का पहुंचाया, अचंभित कर दिया था उस आमून पे अटैक करके। आमून जो जगह है वहां उस पे अटैक, आमून जो गॉड मेजर गॉड है मतलब बहुत बड़े भगवान है वहां के, तो उन आमून पे अटैक करके कंट्री को और अधिक सदमा है वो उसने पहुंचाया। तो एक तो देखो गॉड पे उसने अटैक किया, सेकेंड उसने क्या किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी जो इमेजेस थी, जो गॉड अमून की जो इमेजेस थी उनको स्मैशिंग मतलब उसको तोड़ दिया, उन मूर्तियों को तोड़ दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके जो टेम्पल्स थे, उनके जो मंदिर थे, उनको उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो ये उसने आगे जाकर के क्षति पहुंचाई, किसने, अखेटेटन ने। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये एकदम हॉरिफिक टाइम था, एकदम डरावना समय था। सैड रे जॉनसन ने कहा, और रे जॉनसन कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, कि पुरानी जो थीब्स थी उसकी साइट में, मतलब पुरानी जो थीब्स जो जगह का नाम आया था, वहां पे स्थित जो शिकागो का जो रिसर्च सेंटर है, लग्जर में स्थित शिकागो का जो रिसर्च सेंटर है, जो अनुसंधान का जो केंद्र है, वहां की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन है, उन्होंने कहा कि ये क्या था, इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, कि ये एकदम हॉरिफिक समय है वो रहा होगा। और ऐसा प्राचीन थीब्स के लग्जर में स्थित शिकागो रिसर्च सेंटर के यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कहा, रे जॉनसन। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेटेटन वेंट ए लिटिल वेकी, कि द फैमिली, कि ये जो फैमिली जो परिवार था, दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिसने सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक जिसने शासन किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, वो अब एंड की ओर आ रहा था। एंड की ओर कैसे आ रहा था, देखो इतने बड़े गॉड है वहां के, वो बड़े मेजर गॉड जिनको बताया है, तो अब उनकी मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर बंद कर दिए, तो भगवान का जो श्राप है वो लगना ही था। तो इसलिए बताया कि जिस फैमिली ने सेंचुरीज तक जो शासन किया था, शताब्दियों तक शासन करने वाला जो परिवार था, वो अब कमिंग टू एन एंड, वो अंत की तरफ वो आ रहा था। एंड देन, और फिर क्या हुआ, अखेटेटन वेंट ए लिटिल वेकी, तो फिर वो अखेटेटन था वो क्या हो गया था, लिटिल वेकी हो गया था, थोड़ा सा वो सनकी हो गया था। वेकी मीन्स होता है सनकी। आफ्टर अखेटेटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड शेमेनकेक्रे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, कि आफ्टर अखेटेटन्स डेथ,
अखेन्टन की मृत्यु के बाद में एक मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय जो रूलर था, शासक था, जिसका नाम क्या था, समन खाकरे। समन खाकरे अपीयर्ड ब्रीफली मतलब थोड़े समय के लिए, अपीयर्ड यानी प्रकट हुआ। और कौन प्रकट हुआ? समन खाकरे। तो इसमें बताया है कि अखेन्टन की मृत्यु के बाद में एक रहस्यमय शासक समन खाकरे है, वो थोड़े समय के लिए अपीयर हुआ, वहां पे आया। मतलब उस अमेनहोटेप थर्ड के बाद में अमेनहोटेप फोर्थ आया, उसका जो उत्तराधिकारी था, उसने अपना नाम है वो अखेन्टन रख लिया था। और उस अखेन्टन के बाद में समन खाकरे है वो प्रकट हुआ वहां पे थोड़े टाइम के लिए। आपको राजा का नाम है वो कंटिन्यू याद रखना है कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, थर्ड ने क्या किया, फोर्थ ने क्या किया। थर्ड के बारे में इतना कुछ आया नहीं, और फोर्थ ने है उसने अपना नाम चेंज कर लिया, अपनी जो कैपिटल थी उसको चेंज कर लिया। उसने जो आमुन जो गॉड है मेजर, उनके ऊपर अटैक किया, मंदिर बंद किए, मूर्तियों को तोड़ा। और इसके साथ ही ऐसा माने जाने लगा, जो रे जॉनसन उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हॉरिफिक टाइम था। और ऐसा मानने जाने लगा कि जो परिवार ने शताब्दियों तक जिस परिवार ने शासन किया, वो परिवार अब अंत की तरफ है वो बढ़ गया था। और उस अखेन्टन की मृत्यु के बाद में एक रहस्यमय शासक है वो समन खाकरे है, वो थोड़े समय के लिए अपीयर हुआ, वहां पे प्रकट हुआ, आया। प्रकट हुआ मतलब वहां पे शासन किया उसने थोड़े टाइम के लिए। एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस। एग्जिटेड मतलब निकल गया, विद हार्डली मतलब मुश्किल से एक ट्रेस, यानी जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, तो मुश्किल से कोई साइन को छोड़े हुए वो निकल गया। मतलब उसने कोई भी साइन, अपना कोई भी नामो निशान है वो वहां पे नहीं छोड़ा। मतलब इतना कोई भी उसने काम नहीं किया कि उसको याद रखा जाए। थोड़े टाइम के लिए वो आया था। एंड देन और फिर ए वेरी यंग तुतन खातेन टुक द थ्रोन। तो ए वेरी यंग मतलब एक युवा, बहुत ही युवा जो तुतन खातेन था, ये टट का ही नाम है, तुतन खातेन टुक द थ्रोन, उसने थ्रोन को, सिंहासन को लिया, वो सिंहासन में बैठा। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, कि राजा टट जैसे कि आज वाइडली नोन टूडे, आज हम वाइडली उसको जानते हैं, विस्तृत रूप से जिसको हम जानते हैं, तो राजा टट है, उसने अपना सिंहासन लिया, राजा टट के नाम से हम उसको विस्तृत रूप से आज जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतन खामून, लिविंग इमेज ऑफ अमून एंड ऑल्सो ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। द बॉय किंग, कि ये जो बॉय किंग था, ये जो किशोर राजा था, उसने शीघ्र ही चेंज कर लिया, अपना नाम है वो तुतन खामून नाम से चेंज कर लिया था। तुतन खामून नाम है वो उसने अपना रख लिया था। देखो नाम कितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, वो अपना जो मन किया वो नाम रख लिया। तो तुतन खामून नाम है वो उस बॉय किंग ने रख लिया। और इस तुतन खामून नाम का अर्थ क्या है? लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की एक सजीव प्रतिमा। एंड ऑल्सो ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और ओल्ड वेज मतलब एकदम पुराने तरीकों से उसने रेस्टोरेशन होता है सुधारना, किसी चीज में पुनर्सुधार करना, तो उसने जो पुराने जो तरीके थे उसको सुधार करने के निर्देश उसने दिए। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. He reigned for about 9 years. उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। रेन मतलब शासन करना, 9 वर्षों तक उसने लगभग शासन किया। एंड देन और फिर डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अप्रत्याशित रूप से फिर डाइड यानी मर गया। अनएक्सपेक्टेडली होता है अप्रत्याशित रूप से कोई घटना का घट जाना। Regardless of his name and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. कि regardless of his name and the speculation about his fate, कि उसकी जो फेम मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी और उसकी जो फेट मतलब उसका जो भाग्य था, उसके जो स्पेकुलेशन होते हैं अनुमान, तो उनसे रहित होते हुए मतलब उन अनुमानों को छोड़ दिया जाए। अगर उसकी प्रसिद्धि को और उसके भाग्य से संबंधित जो स्पेकुलेशन थे उन अनुमानों को छोड़ दिया जाए, तो टट इज वन मम्मी, तो अमंग मैनी इन इजिप्ट, की मिस्र की कई मम्मियों में से टट की मम्मी है वो एक थी। मतलब बहुत सारी मम्मियां वहां पे मिली थी, उनमें से जो टट की जो मम्मी थी वो एक उनमें से थी, अगर प्रसिद्धि और भाग्य के अनुमानों को छोड़ दिया जाए तो। हाउ मैनी, अब पूछा है कि कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and still counting। कि नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, की इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तीनों नाम देखो कैपिटल है और ये कोई प्रोजेक्ट है, तो मिस्र के मम्मी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसके अनुसार विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसने 2003 के लास्ट में एक इन्वेंट्री, एक जो मतलब खोजना शुरू किया था, इन्वेंशन करना, जानना, तो उसने 2003 के अंदर एक इन्वेंट्री सूची भी होती है, लिस्ट भी होती है, इन्वेंशन से इसको लिया गया है।
तो देखो 2003 के लास्ट में जब उसने सूची बनाना शुरू किया, किसने, इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट ने जब 2003 के लास्ट में सूची बनाना शुरू किया, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, उसने अब तक लगभग 600 है वो रिकॉर्ड कर लिए, 600 लोगों मम्मियों की जो सूची है, जो लिस्ट है वो तैयार कर ली, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गणना कर रहा है वो, मतलब अभी भी और इसमें ऐड होने वाले हैं। द नेक्स्ट फेज, कि जो नेक्स्ट फेज इसकी जो अगली अवस्था है वो क्या होगी, स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। इसमें किसकी देखो अगली स्थिति बताई गई है, उन मम्मी की जो अगली स्थिति, अगला जो फेज है वो मम्मी का बताया गया है कि अब उनको खोज तो लिया गया है, लेकिन उनकी अगली अवस्था अब क्या होगी उन मम्मियों की। तो उन मम्मियों की अगली अवस्था क्या होगी, देखो स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, कि उन मम्मी की स्कैनिंग की जाएगी, उनको जांचा जाएगा विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, की एक चलती फिरती सिटी मशीन के द्वारा उन मम्मियों को जांचा जाएगा, जो कि डोनेटेड मतलब डोनेट की गई थी बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस, कि जिसको नेशनल जियोग्राफिक जो सोसाइटी है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और जो सीमेंस है जो इसके मैन्युफैक्चरर है, जो इसके निर्माता है, तो उनके द्वारा दान की गई उस चलती फिरती सिटी मशीन के द्वारा उन मम्मी की स्कैनिंग की जाएगी, उनको जांचा जाएगा। ये उन मम्मी की अगली जो अवस्था है वो होगी। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, कि किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड, कि उन मम्मियों के अंदर जो राजा टट की जो मम्मी है वो फर्स्ट होगी, प्रथम होगी, जो कि स्कैन की जाएगी। तो मतलब राजा टट की जो मम्मी है वो स्कैन की जाने वाली मम्मियों में फर्स्ट है, पहली है। इन डेथ, मृत्यु में भी, एज इन लाइफ, कि जीवन में भी, मतलब जैसे वो जीवित था तभी वो आगे ही था, और अब मृत्यु के बाद भी, मरने के बाद भी, मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, कि वो अपने जो कंट्रीमैन है, अपने जो देशवासी हैं, उनसे वो रेगुलरली मतलब सही रूप से वो आगे ही मूव करेगा, आगे ही मूव कर रहे हैं, आगे ही वो चल रहे हैं। मतलब राजा था तो राजा तो आगे होता ही है, लेकिन अब मृत्यु हो जाने के बाद में भी, क्योंकि मिस्र के अंदर जैसे रिवाज था कि जो भी मृत्यु होगी उसको ऐसे लिपटा करके मम्मी के रूप में वहां दफना दिया जाता था। मिस्र की डेड बॉडीज को मम्मी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि जो उसके कंट्रीमैन थे, मतलब उसके बाद में भी जो मरने वाले थे, जो देशवासी थे, उनमें तो राजा है वो आगे ही रहता है। तो अब मृत्यु के बाद में भी जैसे वो जीवन में आगे था, वैसे ही मृत्यु के बाद में भी वो अपने जो देशवासी थे, उन देशवासियों से वो सही प्रकार से आगे चल रहे हैं। मतलब उनका जो सिटी स्कैन है वो पहले किया जा रहा है। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टॉय, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। कि एक सिटी स्कैन की जो मशीन होती है वो स्कैन करती है द मम्मी को हेड टू टॉय, कि हेड टू टॉय तक, मतलब उसके सर से लेकर के उसके पैरों की जो टॉय मतलब पैर का अंगूठा होता है, तो सिर से लेकर के पैरों की उंगलियों तक जो मम्मी है उसका स्कैनिंग सिटी स्कैन के द्वारा उस सिटी मशीन के द्वारा स्कैन की गई, उसको देखा गया मम्मी को हेड टू टॉय तक। एंड क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन के अंदर, वही अनुप्रस्थ जो अवस्था होती है एक दूसरे को काटना, जैसे उस क्रॉस सेक्शन के अंदर 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज है, जो तस्वीरें हैं वो वहां पे क्रिएट कर ली, मतलब उसको ले लिया। क्योंकि इतनी पावर आजकल, इतना जो विकास है वो हो गया है कि किस प्रकार से जैसे पूरी बॉडी की जो स्कैनिंग है वो कर ली जाती है। तो इसने बता दिया कि सर से लेकर पैर तक मम्मी की जो सिटी मशीन के द्वारा स्कैन उसको किया गया। उस टट की मम्मी के बारे में बता रहे हैं, उस टट की मम्मी का स्कैन किया गया सिर से लेकर पैर तक, और क्रॉस सेक्शन के अंदर 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज है वो निकाल ली गई। टट्स हैड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. Text on air is detailed in the resulting image. तो देखो कैसे उसके हेड को किया गया है कि टट्स हेड, कि टट का जो सिर है स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेज, कि जिसको मशीन ने क्या किया, 0.62 जो मिलीमीटर के जो टुकड़े हैं उसके अंदर स्कैन किया। टट के सर को 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े में उसको स्कैन किया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। और इसकी जो इंट्रिकेट जो स्ट्रक्चर, मतलब इसकी जो जटिल जो स्ट्रक्चर था, इसकी जो जटिल जो रचनाएं थी उसको रजिस्टर किया, उसको नोट किया, उसको अंकित किया जा सके, इसलिए 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के अंदर उसको स्कैन किया गया। मतलब उसकी बारीकी से जांच हो, एक एक चीज की बारीकी से जांच हो, इसके लिए।
टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और इसकी रिजल्टिंग इमेज मतलब इसके परिणाम स्वरूप, इसका इस इमेज के परिणाम स्वरूप इसकी जो एरी डिटेल मतलब इसकी जो बारीकियां थी, भयानक जो मतलब छोटी छोटी बारीकियां थी, उनको अंतिम रूप दिया गया। विद टट्स एंटायर बॉडी similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. तो देखो उसमें उस तट की बॉडी के स्कैन के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से मतलब 0.62 मिलीमीटर बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो इस प्रकार से उसके सिर को स्कैन किया गया। ये उसकी जो शरीर की जटिल जो रचनाएं थी उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको नोट करने के लिए, और उसकी जो सारी बारीकियां हैं उनको अंतिम रूप प्रदान किया गया। तो अब क्या किया गया, उसके पूरे शरीर की मतलब जो तट की एंटायर बॉडी थी उस पूरी बॉडी के साथ सिमिलरली रिकॉर्डेड, मतलब इस प्रकार से जो तट का जो जैसे ऊपर तो सिर का बताया है, तो सिर के समान ही तट की जो पूरी बॉडी थी उसी सेम तरीके से उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको भी लिखा गया। मतलब सिर्फ सिर की बात नहीं है, ऐसे ही सिर के नीचे से लेकर के सिर से पैर तक की बात हुई है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी हर एक छोटी छोटी डिटेल को बारीकी से वहां पे लिखा गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी की एक विशेषज्ञों की टीम, कई लोगों की टीम बताई है। रेडियोलॉजी की विकिरण विज्ञान, एक फोरेंसिक्स, एनाटोमी, एनाटोमी क्या होता है, शरीर रचना के जो विशेषज्ञ होते हैं। तो उन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स और एनाटोमी के जो स्पेशलिस्ट मतलब जो विशेषज्ञों की जो टीम थी, उस समूह ने बिगन टू प्रोब द सीक्रेट, कि उन सीक्रेट को खोजना शुरू किया, उन रहस्यों को खोजना, उन रहस्यों की जांच करना शुरू किया। दैट की जो शुरू किए जिनके क्या थे, द विंग गोडेज, विंग गोडेज मतलब जिनके पंखों वाले जो गोडेज, पंखों वाले गोडेज परियां होती हैं। तो परियां ऑफ ए गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि अब तक जिनको परियों के द्वारा जिस मंदिर श्राइन मंदिर होता है, गिल्डेड ब्यूरियल मतलब स्वर्ण से जड़ित जो एक मंदिर है जिसकी रक्षा अब तक इतने समय तक परियों के द्वारा की गई थी, अब उस सीक्रेट की जो जांच है वो रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स और जो एनाटॉमी की जो स्पेशलिस्ट की टीम थी उसने अब वहां पे जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। मतलब इतने दिन माना जाता था कि परियां है वो उनकी रक्षा करती है, उनकी सुरक्षा करती है, क्योंकि उन जो डेड बॉडी के ऊपर गिल्डेड ब्यूरियल क्यों बताया गया है, देखो एकदम से, क्योंकि सोने के आभूषण जैसे तट की बॉडी के साथ में कितने सारा सोना लदा हुआ था, इसलिए उनको बताया गया इस तरीके से। तो उसकी रक्षा जिसने परियों के द्वारा की जाती थी, अब उसकी जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, कि द नाइट ऑफ द स्कैन, कि उस रात्रि को जब स्कैन किया गया था तो उस स्कैनिंग वाली रात्रि को जो वर्कमैन थे मतलब जो मजदूर थे वो कैरिड टट फ्रॉम द टॉम, उसको टॉम से कब्र से उस तट को लेके आए इन हिज बॉक्स, कि अपने उस बॉक्स के अंदर ही, उस बक्से के अंदर ही तट को टॉम से जो मजदूर है वो लेके आए, उस कब्र से बाहर है वो लेके आए। लाइक पेल बेरर्स दे क्लाइम ए रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड। तो देखो उसमें लेके आए लाइक पेल बेरर्स के समान, मतलब एक जो ताबूत ले जाने वाले जो होते हैं, तो उन लोगों के समान ताबूत, क्योंकि ये तो था ही तट का ताबूत, तो ले ही रखा था कब्र से बाहर, उसको कोफिन में निकाला गया। तो लाइक पेल बैरियर्स, उस ताबूत को ले जाने वाले के समान, दे क्लाइम्ड ए रैंप, वो एक रैंप पे, एक ढलान पे चढ़े, एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वो सीढ़ियों की एक जो फ्लाइट थी, एक लाइन थी, उसके ऊपर चढ़े, इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड। सैंड मतलब जो रेत होती है, स्वेलिंग मतलब हिलती हुई, तो जो चलायमान या जो हिलती हुई जो रेत थी, तो उस रेत के बाहर वो सीढ़ियों पर चलते हुए और एक ढलान पे चढ़े, सीढ़ियों पे चलते हुए उस बाहर रेत के ऊपर आए, चलायमान उस रेत पे। देन रोज on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner, कि देन फिर क्या हुआ, मतलब वो जो लोग थे, मजदूर लोग थे, जो वर्कमैन थे, वो उस टॉम को बॉक्स के साथ में ले आए और फिर वो एक ढलान पे चढ़े, स्टेयर्स पे चढ़े और फिर उस रेत के ऊपर वो आ गए। देन फिर रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि फिर उन्होंने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा वो ट्रेलर मतलब जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में वो प्रवेश कर गए। दैट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ पे स्कैनर रखा गया था, जहाँ पे स्कैनर की मशीन लगी हुई थी, उस ट्रेलर, उस गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उसको प्रवेश करवाया गया, उस बॉडी को, तट की बॉडी को। 20 minutes later 2 men emerged,
sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. कि 20 minutes later, 20 मिनट के बाद में 2 men emerged, 2 लोग हैं वो बाहर निकले, sprinted for an office nearby, और पास का ही जो ऑफिस था उस ऑफिस की ओर वो sprinted मतलब दौड़कर गए, and returned with a pair of white plastic fan, और सफेद प्लास्टिक फैन की, सफेद प्लास्टिक का जो पंखा होता है उस पंखे की एक जोड़ी को लेकर के वो रिटर्न यानी लौटे. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन. कि जो $1 million का जो स्कैनर था, मतलब कई लाखों रुपए की डॉलर की कीमत वाला जो स्कैनर था, उसने क्विट कर दिया था, उसने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि उस कूलर फैन के अंदर रेत चली गई थी. तो उस रेत की वजह से, चले जाने की वजह से उन $1 million स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया. कर्स ऑफ द फेरोज जोक एक गार्ड नर्वसली मतलब घबराहट के साथ में एक गार्ड ने जोक करते हुए मजाक में कहा कि कर्स ऑफ द फेरो, ये फेरो का श्राप था. मतलब बोलते हैं ना, फेरो को या फिर जो मम्मी होती है, डेड बॉडी होती है, उनको अगर छेड़ दिया जाए तो उनका कर्स होने लगता है. तो ये फेरो का श्राप, ऐसा एक गार्ड ने घबराहट के साथ में जोक किया. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. किस प्रोसीजर को फिनिश करने के लिए उस संयोगवश उस सब्स्टिट्यूट फैन ने, मतलब उस काम चलाऊ जो फैन था, तो संयोगवश उस काम चलाऊ पंखे ने उस प्रोसीजर को, प्रक्रिया को पूरी करने तक अच्छे ढंग से काम किया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम. कि आफ्टर चेकिंग, कि चेक करने के बाद में कि नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि कोई भी डाटा, कोई आंकड़े छूट नहीं गए हो, ये जांच करने के बाद में द टेक्नीशियन टर्न, टेक्नीशियन है वो टर्न मतलब वो वापस मुड़ गए. कहाँ पे? टट और टू द वर्कमैन, कि वर्कमैन जो मजदूर थे उन मजदूरों को टट को वापस से लौटा दिया. उन टेक्नीशियन ने, उन तकनीक लोगों ने, तकनीकी जो विशेषज्ञ जो लोग थे, तो उन तकनीशियनों ने टट को, उन मजदूरों को, उन वर्कमैन को वापस दे दिया, हैंड ओवर कर दिया. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो कि उसको वापस से टॉम में लेके गए. टॉम में मतलब उस कब्र में वापस से लेके गए. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. कि less than 3 hours after he was removed from his coffin, कि अपने कॉफिन से, अपने ताबूत से बाहर निकाले जाने के 3 घंटे के अंदर ही, मतलब अपने ताबूत से बाहर निकाले जाने के बाद में 3 घंटे से पहले ही उसको बाहर तो निकाला गया, लेकिन 3 घंटे से कम समय में ही जो फेरो था, जो टट की जो बॉडी थी, वो वापस से क्या हुई? रेस्टेड इन पीस, उसको वापस से वहीं पे रख दिया गया जहाँ पे द फ्यूनररी प्रिस्ट, मतलब जो फ्यूनरल अंत्येष्टि करने वाले, अंतिम संस्कार करने वाले जो प्रिस्ट होते हैं, पादरी ने सो लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले उसको लेड ही मतलब रख दिया था. तो जिन अंतिम संस्कार करने वाले पादरी ने बहुत समय पहले जहाँ पे उसको रख दिया था, उस जगह पे उसको वापस उस फेरो को रख दिया गया. उस वहां से उस कोफीन के अंदर डाल करके उस जो मम्मी जो जहाँ पे रखी गई थी टट की, वहां पे उसको वापस से उन लोगों ने रख दिया, उन वर्कमैन ने रख दिया, क्योंकि सारी जो प्रोसीजर थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी. उसके सारे आंकड़े हैं वो लिख लिए गए थे, और सारी जांच करने के बाद में उन तकनीशियनों ने उनको वापस से हैंड ओवर कर दिया वर्कमैन को. वो उस टॉम को वापस से लेके चले गए, और 3 घंटे से भी कम समय में उसको कॉफिन से बाहर निकाले जाने के 3 घंटे से कम समय में भी जो फेरो था उसको वापस से उसी स्थान पे रख दिया गया जहाँ पे लंबे समय पहले अंतिम संस्कार करने वाले पादरियों ने उसे रख दिया था. बैक इन द ट्रेलर, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. कि बैक इन द ट्रेलर मतलब उस ट्रेलर के अंदर वापस, उस गाड़ी के अंदर, बैक मतलब वापस आने के बाद में, या उस गाड़ी के अंदर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप मतलब नजर पड़ना, ध्यान देना. एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टट की जो आश्चर्यचकित करने वाली इमेज के ऊपर तकनीशियन की नजर है वो पड़ी. वापस से उस गाड़ी के अंदर तकनीशियन की नजर है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टट की उस आश्चर्यजनक तस्वीर के ऊपर पड़ी. ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. कि एक ग्रे हेड, कि एक जो ग्रे हेड, जो टट का हेड आया इसमें ग्रे हेड, कि एकदम से जो भूरा पड़ चुका या फिर जो मटमेला सिर था, उस सिर ने टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर, कि उसने कई बिखरी हुई जो पिक्चर थी उस आकार को उसने लिया, मतलब बहुत से क्षेत्रों के आकार है वो उसने लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में उन पिक्चर को खींचा गया था. तो उसने कई टाइप की जो पिक्चर का आकार है वो उसने लिया था. तो उस पिक्चर को वो देख रहा है टेक्नीशियन. एंड द टेक्नीशियन स्पन, उस टेक्नीशियन ने क्या किया, उस तकनीशियन ने उसको स्पन मतलब घुमाया, टिल्टेड मतलब उसको झुकाया,
इट इन एवरी डायरेक्शन, की प्रत्येक डायरेक्शन में, प्रत्येक दिशा में तकनीशियन ने उसको घुमाया और उसको झुकाया। इट है वो यहाँ पे उस पिक्चर के लिए आया टटकी। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लासेस, कि नेक वर्टेब्रे, वर्टेब्रे मतलब जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, कि गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी जो थी वो अपीयर्ड एज क्लियरली, वो इतनी ही क्लियर, इतनी ही स्पष्ट प्रकट हुई जितनी कि एनाटॉमी की क्लास में प्रकट होती है, शरीर रचना विज्ञान की जो कक्षा होती है वहां पे जैसे दिखाई देती है, वैसी उसकी नेक वर्टेब्रे की जो हड्डियां थी, गर्दन रीढ़ की जो हड्डियां थी गर्दन की, तो वो दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब्स केज एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, कि दूसरी इमेज में दूसरी तस्वीरें थी वो किस चीज की थी, रिवील ए हैंड, उसमें एक हाथ, सेवरल व्यू ऑफ द रिब्स केज, तो रिब केज मतलब जो पसलियां थी उनकी पसलियों की कई व्यू, कई इमेजेस, हाथ की, पसलियों की, एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, स्कल मतलब जो खोपड़ी होती है, तो एक खोपड़ी का एक ट्रांसेक्शन मतलब एक खोपड़ी का अनुप्रस्थ चित्र वो वहां पे प्रकट हुए, वो वहां पे दिखाई दिए। तो उसके मतलब पूरे बॉडी पार्ट की तस्वीरें वो ली गई थी, तो हेड की तो आएगी, तो उसके बाद में हाथों की भी कई रिब वगैरह, पसलियां और खोपड़ी का जो अनुप्रस्थ चित्र है वो वहां पे लिया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था, जो दबाव था, तनाव था, वो ऑफ मतलब खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हुआ स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जाई हवास जो था वो स्माइल मुस्कुराए, विजिबली रिवील्ड और स्पष्ट रूप से एकदम रिलीव्ड मतलब एकदम से रिलैक्स होते हुए, दिखाई देते हुए, एकदम आराम महसूस करते हुए कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कोई भी चीज है वो गंभीर रूप से गलत नहीं हुई। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, तो वो ऐसे मतलब दिखा रहा है कि कोई भी चीज है वो गंभीर रूप से कुछ भी गलत नहीं हुआ, उस तट की बॉडी के साथ में कुछ गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर आया था ना कि उसकी कुछ पसलियां गायब थी, उसकी ब्रेस्ट बोन गायब थी, तो अब वो बता रहा है मुस्कुराते हुए, क्योंकि जैसे उसने वो पसलियां गायब वगैरह देखी तो उसको नींद नहीं है रात्रि को। अगले दिन क्या हुआ, उसने वापस से जब सारा चित्र उसका निकाला, तब उसने उस फोटो को वापस से देखा और तब वो रिलैक्स हो रहा है। जो जाई हवास है वो सोचता है कि कुछ भी गंभीर रूप से कुछ गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, वो बोलता है कि लास्ट नाइट को मैं सोया नहीं, नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, कि मैं बहुत वरीड था, चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड स्लीप, और मैं सोऊंगा, ऐसा वो सोचता है। By the time we left the trailer descending metal stair to the sandy ground, the wind had stopped. कि by the time we left the trailer, कि जिस समय हमने ट्रेलर को छोड़ा, उस गाड़ी से जब हम बाहर निकले, descending metal stairs to the sandy ground, और उस sandy ground मतलब उस रेतीले उस जमीन के ऊपर धातु की बनी हुई सीढ़ियों पे जब हम उतरे, मतलब अभी वो गाड़ी में थे और गाड़ी में वो बात कर रहा था, वो बता रहा था कि कैसे मैं चिंतित हुआ, मैं सोया नहीं। तो जिस समय जब वो गाड़ी से बाहर निकले और उन धातु की बनी हुई सीढ़ियों पर जब वो उतरे, जब उस रेतीली जमीन के ऊपर जब वो उतरे, द विंड हैड स्टॉप्ड, तो जो हवा थी वो स्टॉप मतलब रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टर्स टॉम स्टूड ओरियन। द विंटर एयर ले कोल्ड, की जो विंटर एयर थी, जो सर्दी की जो हवा थी वो कोल्ड मतलब ठंडी हो गई थी, एंड स्टिल, और वो शांत पड़ गई थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, की मृत्यु के समान, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, की इस डिपार्टेड की वैली में, मतलब इस मृत लोगों की घाटी के अंदर मृत्यु के समान ये जो विंटर की एयर थी वो ठंडी और शांत हो गई थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टर्स टॉम स्टूड ओरियन, कि जस्ट अबव मतलब ठीक ऊपर जैसे कहाँ पे, तट के जो टॉम थी मतलब तट के समाधि के जो एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर, तट की समाधि के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर स्टूड ओरियन, ओरियन है वो वहां पे खड़ा था। अब ओरियन कौन है? द कंस्टेलेशन, कंस्टेलेशन मतलब जो एक नक्षत्र होता है, कि एक नक्षत्र दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस न्यू, जिसको कि प्राचीन जो इजिप्टियन थे मतलब प्राचीन जो मिस्रवासी थे वो जानते थे, एज द सोल ऑफ ओसिरिस, कि एक ओसिरिस मतलब आत्मा, ओसिरिस की आत्मा के रूप में जिसको जानते थे प्राचीन जो मिस्रवासी थे, जिसको ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, किसको? ओरियन को। वो एक ऐसा नक्षत्र, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ मतलब जीवन के बाद का एक राजा, जीवन के बाद का गॉड, जीवन के बाद का एक देवता था। कौन? और ओसिरिस। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग,
वो उस बॉय किंग को मतलब उस किशोर राजा है उसकी वॉचिंग रख रहा था, मतलब उसकी निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है कि ये हवा वाला तो हो गया। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टट टॉम स्टूड ओरियन, कि उस तट की जो टॉम थी उस तट की समाधि के प्रवेश द्वार के एकदम ठीक ऊपर ओरियन खड़ा था। ओरियन, ठीक है, ये ओरियन नाम आया है। द कंस्टेलेशन दैट, कंस्टेलेशन मतलब एक नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, कि जिसको ओसिरिस की आत्मा के रूप में प्राचीन जो मिस्रवासी है वो जानते थे। इस ओरियन को प्राचीन जो मिस्रवासी थे वो ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे। और ओसिरिस कौन है? जीवन के बाद का एक देवता, और उस जीवन के बाद का देवता ओसिरिस, और ओसिरिस की आत्मा के रूप में ओरियन को वो मिस्रवासी वो जानते थे, देखते थे। तो वो जो ओरियन है वो वाचिंग ओवर द बॉय किंग, वो उस बॉय किंग की, उस किशोर राजा की निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा था, ऐसा इस चैप्टर में बताया है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, चैप्टर में पढ़ाया हुआ पसंद आया है। इसमें उस तट के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ बताया गया है, अजीब अजीब से उसके नाम वगैरह बताए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि तट का एक्चुअल नाम है वो क्या था, और उसने कौन सा नाम बाद में उसने ग्रहण किया था, कौन सा नाम उसने अपनाया था। आपको बस छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है कि तट का एक्चुअल नाम क्या था। आप बस उसका एक्चुअल नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आई होप पढ़ाया हो पसंद आया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।